नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो और जो पीजीआर्स बचे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। ये दोनों मुख्यतः पादप की वृद्धि को रोकने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनको हम ग्रोथ इनहिबिटर्स की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। दो वीडियो पहले मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी इथाइलिन को या एथिलीन को ग्रोथ इनहिबिटर मानती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे ग्रोथ प्रमोटर्स के अंतर्गत पढ़ती है। इनके कार्यों को यदि हम देखेंगे इथाइलिन का, तो हमें ज्ञात होगा इसका ज़्यादातर कार्य वृद्धि रोकने से संबंधित है, इसलिए ज़्यादा उचित ये है कि इथाइलिन को हम लोग वृद्धि निरोधक हार्मोन की श्रेणी में माने। तो आइए इस शॉर्ट वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक लेकर इसको हम ख़त्म करते हैं, फिर आगे हमारे पास दो और बड़े टॉपिक बचेंगे। एक बड़ा टॉपिक और एक छोटा टॉपिक बचेगा, तो मुख्य रूप से फोटो पीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन का है। उसको हम आगामी वीडियोज़ में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे ये चैप्टर पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इथाइलिन के बारे में, या एथिलीन जिसको बोलते हैं, और एथीन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ये एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। तो इथाइलिन इज़ अ नेचुरल गैसियस पीजीआर, प्राकृतिक गैसीय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये। फिर ये पादप के सभी भागों में बनता है, लेकिन इसकी उच्च सांद्रता होती है पत्तियों में, प्रक्षुब्ध कलिकाओं, पुष्पों और पक रहे फलों में। जैसे जैसे फल पकते जाते हैं, इसकी कंसंट्रेशन उसमें, इसकी सांद्रता उन पकने वाले फलों में बढ़ती जाती है। ठीक है। और ऐसे फल जिनके पकने के दौरान एथिलीन की सांद्रता बढ़ती जाती है, उन फलों को क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है। मुख्य कार्य इसका, यदि एक कार्य बात कहें कि एथिलीन का एक कार्य क्या है, तो वो है फलों को पकाना, इसका मुख्य कार्य है। और व्यापारिक रूप से प्राय फलों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके कच्चे रूपों में होता है, फिर उनको पकाकर फल मंडियों में बेचा जाता है। ठीक है। यदि पके हुए फलों का ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो रास्ते में वो गल जाएंगे, सड़ जाते हैं, इसलिए कच्चे फल। फिर इनको व्यापारिक रूप से एक रसायन आता है जिनकी सहायता से गोदामों में पकाया जाता है। उस व्यापारिक नाम उसका है इथेफोन। इथेफोन का उपयोग फलों के व्यापारी फलों के कृत्रिम परिपक्वन हेतु करते हैं। इथेफोन का रासायनिक नाम 2-क्लोरोएथिल फॉस्फोनिक एसिड है। 2-क्लोरोएथिल या 2-क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड है, जबकि अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है। फॉस्फोनिक की जगह फॉस्फोरिक लिखा हुआ है, और इसका केमिकल फार्मूला बनाया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला उस किताब में है। वहाँ पे नाम दिया 2-क्लोरोएथिल फॉस्फोरिक एसिड, जबकि वर्णन में नाम दिया गया है 2-क्लोरोफॉस्फोरिक एसिड। उसमें ये एथिल नाम भी नहीं है, और फॉस्फोनिक तो दोनों जगह ही नाम नहीं है, ये अपने को सुधार करना है। 2-क्लोरोफॉस्फोन फॉस्फोनिक एसिड इसका इथेफोन का रासायनिक नाम है। और ये इथेफोन या 2-क्लोरोएथिल फॉस्फोनिक एसिड, एथिलीन गैस इससे निकलती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और इसका उपयोग गोदामों में फलों के परिपक्वन हेतु किया जाता है। ठीक है। कार्य देखते हैं एथिलीन क्या क्या प्रभाव डालता है पादप की वृद्धि में। तो पहला इसका है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों को पकाने में इसका योगदान है। दूसरा, अफेक्ट ऑन ऑफ फ्लावरिंग, पुष्पन पर इसका प्रभाव है। ये बहुत सारे पादपों में पुष्पन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि वृद्धि रोकने वाला है, ये पुष्पन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लेकिन आम और
अनानास में ये पुष्पन को प्रेरित करता है और अनानास में ये मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने को प्रेरित करता है। तो अलग अलग कारक हो गया। ज़्यादातर में तो ये पुष्पन रोकता है, आम और अनानास में पुष्पन बढ़ाता है और अनानास में विशेषकर मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने में इसका योगदान है। ठीक है। फिर अगला है एब्सिसियन। एब्सिसियन मतलब विलगन। विलगन मतलब पत्तों को झाड़ देना, फलों को झाड़ देना, मातृपादप से अलग कर देना, वो विलगन है। विलगन एब्सिसियन तो वो प्रेरित करता है, तो ये वृद्धि रोकने वाला कार्य है। ठीक है। यदि पत्ती पीली नहीं पड़ी है, हरी है, फल भी अभी कच्चे हैं, तो वो नहीं झड़ने चाहिए, उनमें विलगन परत नहीं बनती। लेकिन यदि उन पर इथाइलिन गैस का हम लोग उसके आसपास के वातावरण में डाल दें तो समय से पूर्व झड़ जाते हैं। ठीक है। सीनेसेंस। सीनेसेंस मतलब जीर्णता, आयुकरण। आयुकरण या जीर्णता को प्रेरित करने वाला है ये। ठीक है। इसके कारण से शीघ्रता से पादप की पत्तियां जो है पीले पड़ने लग जाते हैं और विशेषकर इसके कारण से आरएनए और प्रोटीन्स को क्षति पहुंचती है। इसके कारण से जीर्णता शीघ्रता से आती है। वृद्धि पर प्रभाव इसका ये है कि ये इसके कारण से तने वगैरह की जड़ों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, मोटाई में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। थिकनेस बढ़ाता है ये, टॉलनेस की जगह। लंबाई वृद्धि को रोकता है, जबकि ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स जो थे वो लंबाई में बढ़ा रहे थे। ये लंबाई में वृद्धि को रोकता है, चौड़ाई में वृद्धि को बढ़ाता है और अपस्थानिक मूल का विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपस्थानिक मूलों का विकास में इसका प्रमुख योगदान है। ठीक है। तो ये इसके कार्य थे। अगला जो है या अंतिम जो पीजीआर है वो एब्सिसिक अम्ल है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ABA बोलते हैं, एब्सिसिक अम्ल। इसकी खोज पर चर्चा करते हैं कि एब्सिसिक अम्ल जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इसका कारण ये है कि यह पादप को प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाने का कार्य करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा करने में इसका योगदान है, उसको बचाता है पादप को, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। फिर सबसे पहले वेरिंग ने एक वृद्धि को रोकने वाले अवयव को अलग किया था एसर नाम के पादप की पत्तियों से और उसका नाम रखा डोरमीन। ठीक है। वैज्ञानिक था वेरिंग, पादप था एसर। एसर पादप की पत्तियों से वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ को इसने पृथक किया और उस वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ का नाम वेरिंग द्वारा क्या रखा गया, डोरमीन। लगभग ऐसा ही काम क्या एडिकोट और उसके साथियों ने, कोवर्कर्स ने, एडिकोट और उसके साथियों ने, उन्होंने कपास की पुष्पकलिका से ही एक ऐसा पदार्थ अलग किया जो पादप वृद्धि को रोकता है और उसका नाम उन्होंने रखा एब्सिसिन। एब्सिसिन रखा उसका नाम। बाद में पता चला कि डोरमीन और एब्सिसिन दोनों एक ही चीज़ है। बाद में ये सिद्ध हुआ कि डोरमीन एब्सिसिन एक ही चीज़ है और फिर इसका नाम अंत में तय कर दिया गया एब्सिसिक एसिड। ना तो डोरमीन रखा ना एब्सिसिन रखा, बल्कि एब्सिसिक एसिड रख दिया गया। ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड के कार्य देखते हैं। सबसे पहला कार्य, ये पत्तियों का विलगन करता है, पत्तियों को झाड़ देता है, फलों को भी झाड़ देता है। ठीक है। जब पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है तो मातृपादप में जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे एक विलगन परत बनती है। एक चित्र दिखाते हैं आपको, ये रहा। ये पत्ती पीले पड़ने लग गई, यहाँ पे कक्षस्थ कलिका होती है, ये पर्णवृंत है, यहाँ पे विलगन परत बनती है। मातृपादप से जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ पे विलगन परत बनती है। इस विलगन परत का विकास एब्सिसिक के अम्ल के प्रभाव से होता है। साथ में एथाइलिन भी ऐसा कार्य करता है। ठीक है। और इसके कारण से ये विलगन परत बढ़ती बढ़ती इसको अलग करवा देगी, इस पत्ते को, पत्ता ये गिर जाएगा। बीज और कलिकाओं को प्रक्षुप्त अवस्था बनाए रखता है, उसको सक्रिय होने से रोकता है। ठीक है। ताकि लंबे समय तक उनको संचित भी रखा जा सकता है। फिर है एंटी ट्रांसपिरेंट।
ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा। ट्रांसपीरेशन बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन को। पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वाष्पोत्सर्जन करती हैं और इसके कारण से ही हमने पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन को एक नेसेसरी ईविल की संज्ञा दी गई थी, है ना। उस वाष्पोत्सर्जन को कम करने का कार्य ये करता है। कैसे? हमने पढ़ा कि एब्सिसिक अम्ल पर्णरंध्रों को बंद करने का कार्य करता है। तो एब्सिसिक अम्ल की अधिकता से पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। ठीक है। ग्रोथ इनिबिशन, पादप की वृद्धि, चाहे वो लंबाई में वृद्धि हो, चाहे कोशिका विभाजन वाला कार्य हो, चाहे सेल डिवीज़न हो, चाहे सेल इलोंगेशन हो, दोनों ही चीज़ों को ये रोकता है। जीर्णता इसका प्रमुख कार्य है। इसके कारण से ही प्रोटीन है और आरएनए हैं, पादप की कोशिकाओं उनको तीव्र क्षति पहुंचती है, जिससे पादप में प्रतिगामी परिवर्तन होते हैं या उसमें ये कह सकते हैं कि उनमें विकास की जगह उनमें अवनति होती है, कह सकते हैं। प्रोग्रेस की जगह उनमें अवनति होती है, जिसके कारण से वो धीरे धीरे पादप मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, या पादप का अंग वो धीरे धीरे मृत होने लग जाता है। वो जीर्णता। स्ट्रेस रेगुलेशन, तभी स्ट्रेस हार्मोन बोला ही था। कई बार क्या होता है, किसी कारण से पादप को बहुत कम पानी मिलता है, सूखा हो रहा है, या हम लोग पौधे तो उगा देते हैं लेकिन उनको पानी नहीं देते हैं, तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल की सांद्रता उन पादपों में बढ़ती है और दिन में ये एब्सिसिक अम्ल पर्णरंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन रुकता है। वाष्पोत्सर्जन में कमी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके देखा कि जलाभाव की स्थिति में पादप में जब एब्सिसिक अम्ल की सांद्रता बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन लगभग 56% तक कम हो जाता है, और वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो गैस विनिमय भी कम हो गया, वो रंध्र बंद होने के कारण से। इसलिए थोड़ी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण में भी कमी हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना करने से उनको बचाने का कार्य करता है। तो ये PGRs पूरे हो गए अपने सभी 5 के 5। पहला ऑक्सिन था जो लंबाई बढ़ा रहा था, प्रकाश अनुवर्तन उसका एक प्रमुख था और उसमें कई सारे हमने प्रयोग देखे, जो डार्विन एंड डार्विन का था, बॉयसन जेनसन का था, पाल और वेंट के प्रयोग थे। ठीक है। और ऑक्सिन्स के कार्य देखे। जिबेरेलिन्स जो बेकेन रोग से उसकी खोज का संबंध है, और बोल्टिंग उसका एक प्रमुख कार्य था जो रोजेट स्वभाव के पादप को झाड़ीनुमा बना देता है। इथाइलिन पहले साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित कर रहा था, और प्ररोह विकास में उसका प्रमुख योगदान था, नई कोशिकाएं बनाना उसका कार्य था। फिर वृद्धि रोकने वालों में इथाइलिन जो एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन था, फलों को पकाने में प्रमुख कार्य। और एब्सिसिक अम्ल जो कि स्ट्रेस हार्मोन, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है, पर्णरंध्रों को बंद करता है, विलगन को प्रेरित करता है, जीर्णता को बढ़ाता है। इसके साथ PGRs का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक लेकर हम लोग प्रस्तुत होंगे, जिसको जो है फोटोपीरियोडिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद।